हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। आज हम इस वीडियो में एंड पॉइंट एंटीना एरे के बारे में बात करने जा रहे हैं जब हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म एम्पलीट्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉन यूनिफॉर्म एम्पलीट्यूड मतलब सारे एंटीनास की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। अभी तक हमने ऑलरेडी एक नॉन यूनिफॉर्म एंटीना का केस देख लिया था जहां पर भी हमने कुछ सिमेट्री ली थी, या तो हमने ऑड सिमेट्री ली थी या हमने इवन सिमेट्री ली थी। अब यहाँ पर देखते हैं कि सारे अगर नॉन यूनिफॉर्म एम्पलीट्यूड एंटीना एरे को क्लासिफाई करें तो कैसे हम चार टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं एंटीना एरे को। ठीक है, तो ये हमारा एंड पॉइंट एंटीना एरे की चार क्लासिफिकेशन है ब्रॉडली। ठीक है, तो अब हम अगर एंड पॉइंट एंटीना एरे की बात करते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ही क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म एम्पलीट्यूड मतलब कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हर एंटीना पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी तक हमने क्या देखा था, जब हम 2 पॉइंट एंटीना एरे की डेरिवेशंस कर रहे थे हमने ये कंसीडर करा था कि एम्पलीट्यूड सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सब एंटीनाज में सेम है, बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है। तो क्या बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉन लीनियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हम एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन लीनियर है, विच मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है। अब चार ब्रॉड केसेस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है यूनिफॉर्म, सेकंड बायनोमियल, थर्ड इज एच एंड फोर्थ इज ऑप्टिमम। चार केसेस के बारे में पढ़ेंगे। चारों केसेस में देखते हैं कि कैसे हमारा एंटीना एरे में वर्क करता है। ठीक है, कैसे कैसे हमारे पास रेडिएशन पैटर्न आएगा, क्या इसके यूजेस हैं और क्या हम इससे इन्फेरेंसेस निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम यूनिफॉर्म एंटीना एरे की बात करते हैं। यूनिफॉर्म एंटीना एरे क्या होता है, नाम से कुछ पता लग रहा होगा कि यूनिफॉर्म है मतलब एम्पलीट्यूड यूनिफॉर्म है। हमने इस केस में डिफरेंट एम्पलीट्यूड नहीं लिया, हमने क्या करा है 5 एंटीनाज ले लिए। लेट सपोज 5 एंटीनाज के बीच में सबके बीच में डिस्टेंस λ/2 ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे λ/2 डिस्टेंस है, यहाँ पे भी λ/2, यहाँ पे भी λ/2, यहाँ पे भी λ/2, डिस्टेंस सेम है। ऑल्सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैंने 1 से रिप्रेजेंट करा है, सब में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1 है, विच मीन सारे एंटीना सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये केस तो हमने एंड पॉइंट एंटीना एरे में देख ही लिया था। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो रेडिएशन पैटर्न आता है वो ऐसा आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ माइनर लोब्स प्रेजेंट हैं। जो रेडिएशन पैटर्न है वो डायरेक्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्शनल रेडिएशन पैटर्न है जो कि 23 डिग्री डायरेक्शन, विच मीन्स 23 डिग्री तक इसका हाफ पावर बीम विड्थ है, जो कि बहुत कम है। अच्छी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी दिखा रहा है ये यहाँ पर। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर माइनर लोब्स है। माइनर लोब्स अराउंड 24% ऑफ एनर्जी कंज्यूम कर रही है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस एंटीना की। और एक और इशू भी है माइनर लोब के साथ कि अगर मैं इस एंटीना को एज ए रडार यूज करती हूँ तो क्या हो सकता है कि क्या पता ये मेजर लोब जाकर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर आए, बट अगर मेजर लोब को ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा और क्या पता माइनर लोब को कोई ऑब्जेक्ट मिल जाए, ऑब्जेक्ट को किसी फॉल्स ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर ले, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है माइनर लोब के साथ। तो माइनर लोब को तो हमें मिनिमाइज करना है, जितना मिनिमाइज हो सकता है उतना करना है। ठीक है, तो बट यहाँ पर देख रहे हैं कि 24% एनर्जी जा रही है माइनर लोब्स के लिए, जो कि हमें फॉल्स टारगेट दे सकता है या फिर फॉल्स ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर सकता है। दैट इज अ प्रॉब्लम। तो सबसे पहले अगर मैं यूनिफॉर्म एंटीना एरे की बात करूं तो सबसे पहला अगर मैं इसमें कॉन्सेप्ट देखूं तो सबके एम्पलीट्यूड सेम है, एम्पलीट्यूड इज सेम। यहाँ पर मैंने 5 एंटीनास के लिए सारे केसेस देखे हैं, आप 5 से ज्यादा भी ले सकते हैं। मैंने 5 इसलिए लिए कि सब में 5 लिए और आपका अच्छा सा कंपैरिजन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बोलती हूँ एम्पलीट्यूड सेम है। सेकंड केस मैंने क्या बताया था इसमें, सेकंड की यहाँ पर डायरेक्टिविटी अच्छी है। ठीक है, 23 डिग्री है हाफ पावर बीम विड्थ, जो कि बहुत अच्छी डायरेक्टिविटी दे रहा है मुझे, तो डायरेक्टिविटी अच्छी है। ये डायरेक्शनल नेचर जितना ज़्यादा होएगा उतना दूर का ऑब्जेक्ट भी डिटेक्ट कर लेगा, उतनी दूर तक रेडिएशन जाएगी। ये तो अब ये कॉन्सेप्ट अब आपको समझ आ चुका होगा। जितनी ज़्यादा बीम श्रिंक होती जाएगी उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी कम एरिया में जा रही है, विच मीन्स एनर्जी लॉस कम रहेगा और वो ज़्यादा दूर तक जा सकती है। अब हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया था, 24% ऑफ एनर्जी इज गेटिंग वेस्टेड।
ठीक है, 24% ऑफ एनर्जी वेस्ट हो रही है। कहाँ वेस्ट हो रही है? माइनर लोब्स में जा रही है। अब आ जाते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? बाइनोमियल वर्ड कुछ याद आ रहा होगा, मैथ्स में हमने ये वर्ड यूज करा था। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमने मैथ्स में भी पढ़ा था। अगर मैथ्स में आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन याद दिलाऊं तो मैं बाइनोमियल a प्लस बी रेज टू पावर n को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे लिख सकते थे? इसको हम a रेज टू पावर n b रेज टू पावर 0 प्लस n अपॉन 1 फैक्टोरियल a रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू b रेज टू पावर 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड विद a रेज टू पावर n माइनस 2 b स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ऐसे हम ऐड करते जाएंगे। तो लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर a की पावर हाईएस्ट ले ली, b की पावर 0 ले ली। यहाँ पर जो फैक्टोरियल है वहाँ पर n फैक्टोरियल लिया है। ठीक है, यहाँ पर a की पावर 1 कम हो गई तो a की पावर n माइनस 1 हो गई, वही b की पावर 1 बढ़ गई। यहाँ पर n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 ले लिया कोएफिशिएंट, a की पावर n माइनस 2 हो गई, b की पावर 2 हो गई। इसके बाद वाला अगर हम टर्म देखना चाहें तो वो होएगा n माइनस 1 n माइनस 2 a रेज टू पावर n माइनस 3 b क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल था। ठीक है, तो नाउ यहाँ पर अगर मैं लास्ट टर्म पर आ जाऊं तो लास्ट टर्म मुझे क्या देगा? लास्ट टर्म में अगेन हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल हो जाएगा, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है a की पावर 0 और b की पावर n से। तो ऐसे हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। तो अब जो भी बाइनोमियल एरे है, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो कोएफिशिएंट्स हैं, ये जो कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं, कोएफिशिएंट्स को ही मैं अपने एंटीना की इलेक्ट्रिक फील्ड ले लूं। ठीक है, अगर ये जो मेरे कोएफिशिएंट्स है 14641, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कोएफिशिएंट्स हैं। अब मैं इसको वेरीफाई कैसे करूं? मैं वेरीफाई करूंगी पास्कल्स ट्रायंगल से। अब पास्कल्स ट्रायंगल होता क्या है? अगर मैं n इज इक्वल टू 0 ले लूं, n इज इक्वल टू 0 पे मैं स्टार्ट करूंगी 1 से। ठीक है, क्यों? आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रही हूं मैं। तो अगर मैं a प्लस बी रेज टू पावर 0 करूं, ये डायरेक्टली होता है 1 के इक्वल, कोई कोएफिशिएंट नहीं है, नथिंग। अब मैं n इज इक्वल टू 1 ले लूं, इसमें n इज इक्वल टू 1 पुट करिए, a प्लस बी रेज टू पावर 1 वो हो जाएगा a प्लस बी। कोएफिशिएंट क्या है? a का कोएफिशिएंट 1 है, b का भी कोएफिशिएंट 1 है, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए 1 और 1 आ गया हमारा कोएफिशिएंट। ठीक है, अब n इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी स्क्वायर, ये तो हमें आइडेंटिटी पता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमें पता है, यहां से हमें कोएफिशिएंट फिर से मिल गए। कोएफिशिएंट क्या है? n इज इक्वल टू 2 पर 1 2 और 1। ठीक है, तो ये हमारे ट्राइंगल जैसा बनता जा रहा है। अब हम a प्लस बी क्यूब करें तो a प्लस बी क्यूब का भी आइडेंटिटी हमें पता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब कोएफिशिएंट देखें यहाँ पर, तो कोएफिशिएंट क्या आ रहे हैं यहाँ पर? 1 3 3 1, यही आ रहे हैं कोएफिशिएंट। बट हमें हर बार एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर भी कोएफिशिएंट चाहिए ना, क्योंकि हमें यहाँ कोएफिशिएंट चाहिए तो हम पास्कल ट्रायंगल से निकाल लेंगे। बट पास्कल ट्रायंगल के लिए हमें हर बार एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मेरे पास एक फॉर्मूला है, विच मीन्स कि हम सारे एक्सट्रीम एलिमेंट्स को तो 1 ही रखेंगे, सारे एक्सट्रीम वाले कोएफिशिएंट्स हमेशा 1 रहेंगे। यहाँ बीच वाले कोएफिशिएंट्स निकालने के लिए हम ये और ये वाली टर्म देखेंगे। ठीक है, इससे ऊपर वाले एरे की टर्म देखेंगे, तो इससे ऊपर वाली रो की टर्म देखी हमने, तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, इन दोनों को ऐड कर कर इन दोनों के बीच में प्लेस कर देंगे, तो 1 प्लस 3 होता है 4। ठीक है, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 है, 3 और 3 को ऐड करा, इन दोनों के बीच में प्लेस कर दिया, विच इज 6। 3 और 1 को ऐड करा तो यहाँ पर 4, तो यही आया हमारा 14641। ठीक है, वो होना चाहिए था n की पावर 4 पे। ठीक है, आप एक्सपेंड भी कर कर देख लीजिए, सेम ही आएगा। तो पास्कल ट्रायंगल एक सिंप्लीफाइड वे है, हमें कोई भी एक्सपेंशन निकालना हो। ठीक है, बट हम 7 8 से ज्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो मैं 7 तक आपको निकाल कर बता देती हूँ। अगर 5 लेते हैं तो अगेन यहाँ पर एक्सट्रीम केसेस पे 1 1 ले लेंगे, यहाँ पर 4 + 1 5 हो जाएगा, 6 + 4 10 हो जाएगा, 6 + 4 10, यहाँ पर 5।
अब आ जाते हैं n इज इक्वल टू 6 पर। n इज इक्वल टू 6 पर आए, अगेन एक्सट्रीम केसेस 1 हो गए, 5 प्लस 1 यहाँ 6 हो जाएगा, 10 प्लस 5 15, 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 5 15, 5 प्लस 1 6। ओके, सो अब लास्ट केस और देख लेते हैं। n इज इक्वल टू 7 पे एक्सट्रीम केसेस पे 1, 6 प्लस 1 7, 15 प्लस 6 हो गया 21, 15 प्लस 20 इज 35, 20 प्लस 15 अगेन 35, 15 प्लस 6 21, 6 प्लस 1 7। ओके, तो आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा कि हम कैसे कोएफिशिएंट्स निकाल रहे हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड दी है और हर एंटीना का जो एम्पलीट्यूड है वो हमारे कोएफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग दे देंगे तो ये हमारे पास बाइनोमियल एरे बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 5 एंटीनाज हैं, तो 5 किस केस में आ रहा है, 5 इस केस में आ रहा है, तो हम ये वाले कोएफिशिएंट्स लेंगे। ठीक है, अब जैसे जैसे आप एंटीनास बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आप कोएफिशिएंट्स भी चेंज करते जाएंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इसकी रेडिएशन पैटर्न पर। रेडिएशन पैटर्न अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक भी माइनर लोब नहीं बनाया मैंने, एंड ये ही होता है बाइनोमियल के केस में, मेरे पास एक भी माइनर लोब नहीं आएगा, यहाँ पर माइनर लोब नहीं रहते हैं। अब आ जाते हैं हाफ पावर बीम विड्थ पे। हाफ पावर बीम विड्थ होती है यहाँ 31 डिग्री, जो इससे थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, बट बहुत बड़ा फायदा इसका यही है कि इसकी माइनर लोब्स नहीं है, कोई भी ये फॉल्स टारगेट कभी डिटेक्ट ही नहीं कर सकता। ये बहुत ही अच्छी इसकी एडवांटेज है। तो अब मैं इसकी फर्स्ट एडवांटेज लिखूं, पहले तो बता देती हूँ कि इसके सारे एम्पलीट्यूड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को फॉलो करते हैं। ओके, एम्पलीट्यूड ऑफ एंटीना एलिमेंट फॉलो बाइनोमियल कोएफिशिएंट। जो भी हमने कोएफिशिएंट निकाले थे एम्पलीट्यूड उसी को ही फॉलो कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सेकेंड पॉइंट क्या है, यहाँ पर डायरेक्टिविटी कम है, डायरेक्टिविटी इज लेसर एज हाफ पावर बीम विड्थ क्या है, इट इज 31 डिग्री। अब आ जाते हैं थर्ड केस पर। थर्ड क्या है, यहाँ पर माइनर लोब्स है ही नहीं, नो माइनर लोब्स एट ऑल, विच मीन्स कि नो फॉल्स टारगेट डिटेक्शन। प्लस वन मोर एडवांटेज है कि हमारे पास एनर्जी लॉस नहीं है, तो नो एनर्जी लॉस। तो अब आपको ये सारे एडवांटेजेस, सारी प्रॉपर्टीज समझ आ चुकी होंगी बाइनोमियल के लिए। अब आ जाते हैं ऑप्टिमम। ऑप्टिमम केस क्या होता है, ऑप्टिमम केस अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस दे रही हूँ। मैंने यहाँ पर एक्सट्रीम केसेस में 1 ही दिया, यहाँ पर 1.6, 1.6 और यहाँ पर 1.9। मैंने क्या करा है, इसका एक कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। ठीक है, ये यहाँ जो वैल्यूज थी उस वैल्यूज को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करा है, क्योंकि यहाँ पर जो हाफ पावर बीम विड्थ है वो बहुत ज्यादा है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी चली गई है इसकी। तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को वापस लाने के लिए मैंने एम्पलीट्यूड्स के साथ थोड़ा गेम खेला, इनको थोड़ा चेंज करा है। तो अब क्या देखा हमने कि यहाँ पर फिर से थोड़ी माइनर लोब्स आ गई हैं, बट यहाँ पर हाफ पावर बीम विड्थ रिड्यूस हो गई है, विच मीन्स डायरेक्टिविटी फिर से इंक्रीज हो गई है। तो ऑप्टिमम केस में क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर हायर डायरेक्टिविटी है। Higher डायरेक्टिविटी देन बाइनोमियल एरे एज हाफ पावर बीम विड्थ इज 27 डिग्री। ठीक है, तो अब आ जाते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पर। यहाँ पर कुछ एनर्जी लॉस हो रही है माइनर लोब्स से, बट ये जो एनर्जी माइनर लोब से लॉस हो रही है वो यहाँ से कम होएगी। ठीक है, जो एनर्जी लॉस है वो हमारी जो माइनर लोब से एनर्जी लॉस हो रही है वो हमारी यूनिफॉर्म एरे से कम है। यहाँ पर तो 24% एनर्जी लॉस ही हो जा रही थी। अब आ जाते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन पे। एज का मतलब क्या है, एज का मतलब होता है कॉर्नर्स। तो विच मीन्स कि जो हमारे एम्पलीट्यूड हैं वो 1 है जस्ट कॉर्नर्स पे, सेंटर वाले एम्पलीट्यूड 0 है, मतलब सेंटर वाले एंटीनास पर हम कुछ पावर ही नहीं दे रहे। विच मीन्स हमारे पास सिर्फ 2 एंटीनास हैं जो फंक्शनल है। इसको मैं 2 पॉइंट एंटीना एरे भी बोल सकती हूँ। ये अब एन पॉइंट नहीं रहा है, ये 2
पॉइंट एंटीना एरे हो गया है। सबके बीच में डिस्टेंस हमने λ/2 ही लिया था। ये सारे केसेस तभी हैं जब मैंने सब में डिस्टेंस λ/2 लिया था। तो यहाँ पर डिस्टेंस λ/2 है, यहाँ डिस्टेंस λ/2 है, यहाँ डिस्टेंस λ/2 है और यहाँ डिस्टेंस λ/2 है। तो ये जो 2 पॉइंट एरे है, 2 पॉइंट एरे में दो एंटीनास के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2 विच इज 2 लैम्डा। तो मेरे पास यहाँ पर एंटीना ए है, एंटीना बी है, जिसके बीच में डिस्टेंस 2 लैम्डा है, जिसका रेडिएशन पैटर्न हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। यहाँ पर एक एडवांटेज है कि जो मेजर लोब है उसकी डायरेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ पर डायरेक्टिविटी देखिए 15 डिग्री है हाफ पावर बीम विड्थ, जो कि यूनिफॉर्म से भी ज़्यादा है, ठीक है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पर जो माइनर लोब्स हैं वो भी कंपेरेबल है मेजर लोब से ही, तो विच मीन्स कि हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी लूज हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो आई कैन से यहाँ पर डायरेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। डायरेक्टिविटी बेस्ट है क्योंकि हाफ पावर बीम विड्थ 15 डिग्री है। अब आ जाते हैं यहाँ पर एम्पलीट्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। एम्पलीट्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में जस्ट एक्सट्रीम केसेस पर हम पावर दे रहे हैं। पावर इज गिवन ओनली टू द एज एंटीनाज। अब आ जाते हैं इसकी प्रॉब्लम पर। प्रॉब्लम मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो रही है माइनर लोब से। अब माइनर लोब्स इतनी ज़्यादा बढ़ी हैं तो ये फॉल्स टारगेट भी बहुत ज़्यादा डिटेक्ट कर लेगी। तो मैं यहाँ क्या कह सकती हूँ कि यहाँ फॉल्स टारगेट बहुत ज़्यादा डिटेक्ट हो रहा है, इसकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि फॉल्स टारगेट को डिटेक्ट करेगा, तो इसके यूजेस कम हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए ही हम एंड पॉइंट एंटीना एरे की तरफ मूव कर रहे हैं। अब आपको समझ आ चुका होगा कि ये एक एक्सट्रीम केस है और ये एक एक्सट्रीम केस है। ये एक ऐसा केस है जिसमें मेरे पास एक भी माइनर लोब नहीं थी, और यहाँ एक केस है जिसमें मेरी माइनर लोब मेजर लोब के कंपैरेबल आ गई है, ठीक है। और अगर मैं इस केस को देखूं, ये केस क्या है, इन दोनों केस के मिडल में है, इन दोनों का कॉम्प्रोमाइज है वो वाला केस। ऑप्टिमम एंटीना मेरा बाइनोमियल और एज एंटीना का कॉम्प्रोमाइज है। और अगर मैं यूनिफॉर्म एंटीना की बात करूं, यहाँ पर तो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म एम्पलीट्यूड है ही नहीं, ये सिंपल केस है। यहाँ पर डायरेक्टिविटी भी ज़्यादा है और यहाँ पर हाफ पावर बीम विड्थ भी कम है, ठीक है। मतलब रेडिएशंस लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रही हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ पर भी यही है कि 24% एनर्जी यहाँ पर लूज हो रही है। आई होप आपको सब समझ आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है, आप जाइए कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख दीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। एंड ऑल्सो अगर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, you can connect with me on any of my social media site. Thank you so much.